भाई दूज पर हुआ अनर्थ। त्योहारों का मकसद होता है घरों में खुशियां लाना, लेकिन कभी कभी वही दिन जो सबसे शुभ कहलाता है जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ बन जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मम्मी देखो ना, मैंने भाई दूज की तैयारी पूरी कर ली है। वाह मेरी बेटी, तू तो अपनी दादी की तरह पूजा में निपुण हो गई है। आज तेरे भैया आ रहे हैं ना, तो सब कुछ चमक रहा है घर में। चमकेगा कैसे नहीं माँ जी, ये सारा घर मैंने अपने हाथों से साफ किया है। भैया ने जिस दिन फोन करके बोला था ना कि वो भाई दूज पर घर आ रहे, उसी दिन से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वैसे ही पिछले साल तो भैया नहीं आ पाए थे, तब उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें छुट्टी मिल गई है। इस बार मैं उन्हें अपने हाथों से तिलक लगाऊंगी। हाँ हाँ लगा लेना। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर मोटरसाइकिल की आवाज आती है। लो आ गया तेरा भैया। सुनीता दौड़ते हुए बाहर जाती है। ये मेरे भैया आ गए। कैसे हो भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया। भाभी आप कैसी हैं? मिल गई फुर्सत मेरा हाल चाल लेने की। कैसी बातें करती हो भाभी, आप हमारी इकलौती भाभी हो, आपका ध्यान तो हमें रहेगा ही। अब अमित अपनी पत्नी के साथ अंदर आता है। अरे वाह, मेरी प्यारी बहना तो और भी सुंदर हो गई है। और आप तो पहले से ज्यादा मोटे। ये सुनकर वो सब हंस पड़ते हैं। रीमा बस हल्की सी मुस्कान देती है, पर उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। अच्छा किया बहू जो तू भी आ गई, अच्छा लगा। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा खाना आप वहीं दे देना। ऐसा कहकर रीमा अंदर कमरे में चली जाती है। शकुंतला और सुनीता को उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। खाना खाकर अमित भी अपने कमरे में जाता है। रीमा क्या है ये सब? जब हम सब बाहर साथ में खाना खा रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी अंदर कमरे में अकेले खाने की? तुम अच्छे से जानते हो अमित, मुझे तुम्हारी ये गवार माँ और बहन पसंद नहीं। वो तो तुमने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं यहाँ चली आई, नहीं तो मैं यहाँ आने वाली भी नहीं थी। रीमा एक एहसान करना प्लीज, जब तक तुम यहाँ हो ना, मेरी माँ और बहन के साथ ठीक से बात करना। हाँ हाँ, तुम तो उन्हीं की तरफदारी लोगे ना, यहाँ आते नहीं हो कि उनकी भाषा बोलने लगते हो। तभी उनके घर पड़ोस की लड़की पायल आती है, जो कि अमित की भी बचपन की दोस्त थी और मन ही मन उसे पसंद भी करती थी। सुनीता, सुनीता कहाँ हो? माँ ने ये लस्सी भेजी है। तभी अमित भी बाहर आ जाता है। अरे पायल तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हो गया तुम्हारा? दे दी लस्सी, तो अब जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर वो वापस चली जाती है। अगले दिन भाई दूज का त्योहार था। सुनीता ने सभी तैयारियां कर ली थी। भाभी आज तो मैं आपको भी भाई दूज पर तिलक लगाऊंगी, ताकि हमारे रिश्ते और मीठे हो जाएं। ओ प्लीज, मुझे इन सब फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं है, सो डोंट। रीमा ये त्योहार का दिन है, कम से कम आज तो सबके साथ अच्छा समय बिताओ। हाँ, जैसे हर बार मैं बुरा माहौल बनाती हूँ। बहू उसने क्या गलत कहा? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। आंगन में दिए जल चुके हैं। सुनीता हाथ में थाली लिए बैठी है। भैया अब मैं तिलक लगाती हूँ। अमित मुस्कुराकर आंखें बंद करता है। सुनीता तिलक लगाती है, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है। अब तोहफा दो। अच्छा पहले कविता सुनाओ अपनी तरफ से। भैया मेरे, राखी के बंधन में तू फंसा नहीं, पर भाई दूज के तिलक में फंस गया ही सही। सब हंसते हैं मगर रीमा नहीं हंसती। उसकी आंखें सुनीता पर जमी हुई थी। तुम्हारे घर में बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है सुनीता, मेरी नहीं। रीमा ये क्या बात हुई अभी? तुम्हारी माँ और बहन मुझे पराई समझती हैं। मैं यहाँ बस मेहमान हूँ। बहू ये तू कैसी बातें कर रही है इस पावन दिन पर? सच बोल रही हूँ। तू तो सब कुछ छीन लेती है सुनीता, अपने भैया का सारा प्यार, सारा ध्यान। मैं उनके लिए बस नाम की पत्नी बनकर रह गई हूँ। बस अब एक शब्द और नहीं रीमा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। गुस्से में रीमा थाली को पलट देती है। दीपक गिरकर बुझ जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। उसके इस रवैये से घर में सब परेशान थे। त्योहार वाले दिन सबका चेहरा उतर गया। रात को सब अपने कमरों में चले गए। दिया बुझ चुका था, बाहर हवाएं चल रही थी। दीपक का बुझना उस रात एक संकेत था किसी अनर्थ का जो आने वाला था। कमरे में रीमा अकेली बैठी थी। तुमने आज ठीक नहीं किया रीमा, माँ और सुनीता तुमसे कितना प्यार करती है। अमित थक कर बाहर चला जाता है। रीमा अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। फिर रात के 12 बजे कमरे से रीमा के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी, ये आवाज भाभी के कमरे से। सब भागकर कमरे में जाते हैं। रीमा फर्श पर पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। तभी अमित की नजर उस काले सांप पर जाती है जो खिड़की के रास्ते बाहर जाता है। अमित, अमित जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ। कुछ देर बाद वैद्य आते हैं और नाड़ी जांचते हैं। बहुत देर हो चुकी है, सारा जहर शरीर में फैल चुका है,
सुनीता बेतहाशा रो रही होती है। अगली सुबह पुलिस घर में आती है। तहकीकात शुरू होती है। कल तुम अपने कमरे में क्यों नहीं थे? कहीं वो सांप? नहीं साहब, वो बस उसे थोड़ी सी बात बुरी लगी थी। मैंने सोचा सुबह बात कर लूंगा और कमरे से बाहर आ गया और तभी। सुनीता, तूने देखा था ना जब दीपक बुझा था? शायद वही वक्त था जब हमारे घर की खुशियां बुझ गईं। भैया, जो होना था वो हो गया, खुद को सजा मत दीजिए। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। बेटा, भगवान ने हमारी परीक्षा ली है, हमें टूटना नहीं संभलना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमित खामोश बैठा रहता। पायल उसे हिम्मत देने भी आती रहती। रीमा की 13वीं के बाद अमित भी शहर लौट जाता है और बीच बीच में अपनी माँ और बहन से मिलने आता रहता। ऐसे ही साल बीत जाता है और आज फिर भाई दूज का दिन आता है। वही घर, वही आंगन, लेकिन अब सन्नाटा है। दीवार पर रीमा की तस्वीर टंगी है। उसके सामने दीपक जल रहा है। इस बार भाई दूज आया पर खुशियां नहीं लौटी। सुनीता थाली लेकर बैठी है। अमित उसके सामने है, चेहरा गंभीर और शांत। भैया, क्या मैं फिर तिलक करूं? हाँ बहना, इस बार दीपक बुझने नहीं देंगे। सुनीता तिलक लगाती है, दीपक जलाती है, हवा चलती है। एक बार फिर दीपक बुझने ही वाला था कि तभी वहाँ पायल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों से उसे बुझने से रोक लेती है। अब ये दिया किसी भी भाई दूज पर नहीं बुझेगा। दोनों की आंखों से आंसू गिरते हैं और दिया उजाला फैलाता रहता है। उस रोज भाई दूज का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है। फिर सुनीता अमित से, भैया, मैं आज आपसे उपहार के तौर पर कुछ मांगना चाहती हूँ, तुम कहो तो मैं बोल दूं? हाँ मांगो ना बहन। तभी सुनीता पायल का हाथ अमित के हाथ में रख देती है। भैया, इससे शादी कर लो, ये आपसे बहुत प्यार करती है और इसने आपके कारण ही आज तक किसी से शादी नहीं की। ये सुनकर अमित हैरान रह जाता है और पायल शर्मा जाती है। फिर वो इस शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद पायल उनके घर की बहू बनकर आ जाती है। अब अमित भी गांव में ही खुद का काम शुरू कर लेता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मदन लाल को हमेशा से बेटा चाहिए था। उसकी पत्नी ममता ने 7 बेटों को जन्म दिया था और इस बार वो 8वीं बार गर्भवती थी। हे प्रभु, इस बार भी मुझे बेटा देना, नहीं तो मेरे पति मुझे मार डालेंगे। इस बार ममता ने एक बेटी को जन्म दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी को जन्ने की? जानती है ना लड़की की शादी में कितना खर्चा बैठता है। अब तू मुझे और बेटा नहीं दे सकती ना? ठीक है, तो फिर तुझे अब मरना होगा, उसके बाद मैं तेरी इस बेटी को भी मार दूंगा। ये कहकर मदन ने ममता को मौत के घाट उतार दिया। बारिश हो रही थी। मदन ममता की लाश को दफनाने जंगल की ओर गया, लेकिन आसमान में कड़कती बिजली उसके ऊपर गिर गई और उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद से ममता की बेटी अपने 7 भाइयों के साथ बड़ी हुई। उन्होंने उसका नाम रिया रखा। आज वो 8 साल की हो गई। आज भाई दूज था। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर सबकी आरती करती है। भैया, मुझे आशीर्वाद दो। ए चल चल, आई बड़ी आशीर्वाद वाली। पैदा होते ही तो तू हमारे माँ बाप को खा गई, ऊपर से तू लड़की है, बोझ है हम पर, बोझ, समझी? तुझे पालने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है, समझी? लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ ना। आप लोगों के कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, और अब तो खाना बनाना भी सीख गई हूँ। वो तो तुम लड़कियों का काम ही होता है, तुझे करना ही होगा। ये कहकर वो सभी काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसके भाई आ जाते हैं। चल अब हमारे लिए भी खाना लगा। खाना तो अभी नहीं बना भैया। क्या अभी तक नहीं बना? तब से आराम से बैठी होगी। अरुण, जा तो जाकर चूल्हे से गरम लकड़ी लेके आ, जा। वो चूल्हे से गरम लकड़ी लेकर आया। उन भाइयों ने मिलकर रिया को वो गर्मा गर्म लकड़ी लगा दी, जिससे उसके शरीर पर जलने के काले निशान पड़ गए। फिर उन सब ने उसकी खूब पिटाई की। रिया को जलने की वजह से काफी दर्द हो रहा था। माँ, काफी दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। तो क्या करें हैं? अब अकल ठिकाने आई या अभी भी नहीं आई हैं? चल अब जा और जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना, चल जा, नहीं तो इतनी सुताई होगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी, बता रहे हैं। इसके बाद रिया रोते रोते चूल्हे के पास बैठ गई और खाना बनाने लगी। जैसे तैसे उसने पहले आलू की सब्जी बनाई, फिर नन्हे हाथों से ढेर सारा आटा गूंथ कर सबके लिए रोटियां बनाने लगी। माँ, कितना दर्द हो रहा है। उसने खाना बनाकर सबको परोसा। ऐसे ही समय बीता। अपने भाइयों के अत्याचार सहते सहते ही रिया बड़ी हो गई। उसकी एक सहेली सपना ने उससे पूछा, अरे रिया, तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी ससुराल? सबके नसीब में ये सुख नहीं होता बहन। तू बस अब अपनी शादी पर ध्यान दे और शादी के बाद खुशी से अपना जीवन बिता। मुझे तेरी बहुत याद आएगी।
याद तो मुझे भी तेरी बहुत आएगी। और तू चिंता न कर, मैं गांव के सरपंच से बात करती हूँ, वो तेरे भाइयों को समझाएंगे और तेरी शादी के लिए मनाएंगे। सपना ने सरपंच से बात की और सरपंच ने उसके भाइयों से कहा, अब तुम सबकी बहन बड़ी हो गई है, उसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, अब तुम्हें जो है उसकी भी शादी करवानी होगी। मैं एक अच्छे लड़के को जानता हूँ, तुम उससे उसकी शादी धूमधाम से करवा दो। लेकिन धूमधाम से शादी करवाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ माना की जमीन है, लेकिन हम इसके लिए अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, बता रहे हैं। तभी उनका छोटा भाई प्रमोद दौड़ते हुए आया। भैया, अरे हम बर्बाद हो गए भैया, सब बर्बाद हो गया। हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो बंद हो गई, हम सबका काम चला गया। क्या 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 बात कर रहा है? अब क्या होगा? उन सबकी नौकरी चली गई और बचत के नाम पर उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हमारे पास जो पैसे हैं उससे तो मुश्किल से 1 महीने का ही गुजारा चलेगा। 1 महीने बाद पैसे खत्म हो गए और घर का राशन भी। वो सभी काम की तलाश में थे, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। पिछले 2 दिन से वो सभी भूखे थे। 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। 2 दिन बाद भाई दूज है, मुझे अपने सभी भाइयों का तिलक करना होगा और रुमाल और गोला खरीदना होगा। उसने टेलर की दुकान पर सिलाई का काम करके 2 दिन में कुछ पैसे कमा लिए। उसने उन पैसों से थोड़ा सा चावल दाल खरीदा, साथ ही भाई दूज पर देने के लिए सबके लिए रुमाल और गोला खरीदा। उसके सभी भाई नौकरी की तलाश में शहर गए हुए थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी काम नहीं मिला। सारा दिन भटकने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। चलो अब घर चलते हैं। तुझे इन सबके लिए पैसे कहाँ से मिले? वो भैया, 2 दिन के लिए मुझे सिलाई का काम मिला था पप्पू टेलर की दुकान पर। अच्छा, तो अब तू बाहर जाकर काम करेगी हैं? हमारी नाक कटवाएगी? ये जिंदा रही ना तो एक दिन हमारी नाक कटवा कर रहेगी। आज उस पप्पू की दुकान पर काम करने गई, कल को उसके साथ गुलछर्रे उड़ा कर आएगी, फिर हमारी नाक कटवाएगी। इससे तो अच्छा होगा हम इसे यहीं खत्म कर दें। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप सबकी इकलौती बहन हूँ, मुझे मत मारो। आज भाई दूज है, मैं आप सबका भाई दूज के लिए रुमाल और गोला लाई हूँ। आरती की थाल, ज्योत और तिलक के साथ तैयार रखी है। अरे नहीं चाहिए हमें तेरी जैसी बहन। वो सभी उसे मारने ही वाले थे कि तभी सरपंच पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। हम गांव वालों को पहले ही तुम पर शक था कि तुम सब जरूर ऐसा कुछ करोगे। आखिर हो तो अपने हत्यारे बाप की ही औलाद ना। पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। रिया खूब रोती है। घबरा मत बेटी, आज से तुम मेरी बेटी है और अजय तेरा भाई। तो इसे तिलक कर भाई दूज मना ले, और अब से तेरे कन्यादान की जिम्मेदारी हमारी। रिया सरपंच के बेटे के भाई को तिलक कर भाई दूज मनाती है। अब वो सरपंच के साथ उनके घर पर ही रहती है। रिया अब खुशी खुशी उन सबके साथ रहती है। Thanks for watching.